हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ सुप्रीम। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉपीराइट। इंट्रोडक्शन टू कॉपीराइट। द enrichment of the national cultural heritage depends on the level of protection afforded to literary, dramatic, musical and artistic work, cinematic film and sound recording. The higher the level, the greater the encouragement for authors to create. The greater the number of countries' intellectual creations, the higher its renown. हमारे पूरे देश की हेरिटेज बस इस चीज़ पर ही निर्भर करती है कि हमने लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क इन सबको कितनी प्रोटेक्शन दी हुई है। क्योंकि जितनी हम ऑथर के वर्क को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा वो चीज़ें क्रिएट करेगा और उतनी ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होंगी। The concept of copyright is not only limited to India. In the entire world, the right of a person is protected by law. The copyright law is not only to protect the right of the owner but also to protect the public interest in the digital environment to make a balance between the two. जो कॉपीराइट का कॉन्सेप्ट है वो बस इंडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ऑथर के वर्क को प्रोटेक्ट किया जाता है। कॉपीराइट लॉ बस ओनर के राइट को ही प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाया, वो पब्लिक के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है ताकि एक बैलेंस बना रहे दोनों के बीच। अब हम देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉपीराइट इज नॉट टू रिवॉर्ड द लेबर ऑफ ऑथर्स बट टू प्रमोट द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड यूजफुल आर्ट। कॉपीराइट का मेन ऑब्जेक्टिव ऑथर ने जो उस पर मेहनत की है उसको प्रोत्साहित करना नहीं है, बल्कि जो उसने उसमें साइंस और आर्ट यूज की है उसको प्रमोट करना है। The property is intellectual property in the sense that it originates in the mind of a person before it is reduced to material form. However, it is noteworthy that idea and thoughts are not protected, which merely exist in the man's brain. As ideas and thoughts are not work under the copyright law, but once reduced to writing or other material form, then the result will become work worthy of protection. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इसमें हम ये देखते हैं जब भी कोई आइडिया या थॉट किसी भी आदमी के दिमाग में आता है, जैसे कि कोई नया इन्वेंशन या फिर कैसा भी वर्क, और वो उस चीज़ को रिटन फॉर्म में लिख लेता है, उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोला जाएगा। पर मान लो अगर किसी ने कोई फिल्म बनाने का सोचा और उसकी स्टोरी किसी को बता दी और उस आदमी ने उसी स्टोरी को यूज़ करके दूसरे नाम से फिल्म बना दी, तो इस केस में मेन ऑथर का वर्क प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि उसने उसकी स्टोरी को कहीं डिड्यूस नहीं किया। It is called a negative right because it gives a bundle of exclusive right to the owner. The owner can prevent the other to do any act with his work that is only permissible by him by copyright law. The copyrighted work is only valid for a limited time period. Once it's expired, it can be used in the public domain. The copyright protection is therefore for the protection of the economic right of the author, कॉपीराइट ऑनर। कॉपीराइट को नेगेटिव राइट भी बोला जाता है क्योंकि ये ओनर को काफ़ी सारे राइट्स दे देता है, जैसे कि उसका वर्क कोई और यूज़ नहीं कर सकता उसकी परमिशन के बिना। पर अगर जो कॉपीराइट का टाइम था वो एक्सपायर हो गया तो उसके बाद उसका वर्क पब्लिक यूज़ कर सकती है। Limited duration of copyright and doctrine of fair use. The term of copyright is limited to the life of the author and 60 years after his death. If the time expires, then it will go to the public domain and it can be used without taking permission or without paying a fee or royalty. तो ऑथर के वर्क को कॉपीराइट की प्रोटेक्शन उसकी पूरी लाइफ तक मिलती है और उसके मरने के
बाद 60 साल तक उसका वर्क प्रोटेक्टेड रहेगा, पर ये टाइम ख़त्म हो जाने के बाद उसके वर्क को पब्लिक यूज़ कर सकती है और उसको यूज़ करने पे उनसे कोई भी आदमी फीस या रॉयल्टी नहीं ले सकता। The doctrine of fair use. Any person can use the protected work for free for a limited extent, like for study and research, teaching, criticism, reporting current events, etc. तो अब हम देखेंगे हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर यूज क्या कहता है। कोई भी पर्सन किसी भी वर्क को यूज कर सकता है एक लिमिटेड एक्सटेंट तक, जैसे कि अगर किसी को रिसर्च करनी हो या फिर टीचिंग के लिए कर सकता है या किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए कर सकता है। नॉन वॉलंटरी लाइसेंस। इन सम केसेस द राइट ऑफ द ओनर इज नॉट गिवन एन एब्सोल्यूट राइट subjecting all uses of the protected work to his prior authorization, but the non-voluntary license may be a compulsory license or statutory license. तो हम देखेंगे कि नॉन वॉलंटरी लाइसेंस क्या होता है। तो कुछ केसेस में ओनर का वर्क प्रोटेक्टेड होने के बावजूद उसको पूरे राइट नहीं मिलते, तो उसके वर्क को कोई पर्सन यूज़ कर सकता है अगर इन दोनों में से उसके पास कोई सा भी लाइसेंस है, जैसे कि स्टैट्यूटरी लाइसेंस या फिर कंपलसरी लाइसेंस। अब हम देखेंगे कि स्टैट्यूटरी लाइसेंस और कंपलसरी लाइसेंस क्या होता है। स्टैट्यूटरी लाइसेंस मीन्स इन विच द पर्सन विल पे द फी विच इज फिक्स्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी लाइसेंस का मतलब है कि उस पर्सन को जो ओनर के वर्क को यूज़ कर रहा है उसको एक फीस पे करनी पड़ेगी जो कि फिक्स करी होगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने। कंपल्सरी लाइसेंस इन विच द ऑथर गिवन द ऑथराइजेशन दैट इज कॉल्ड अ कंपल्सरी लाइसेंस, बट इफ द ऑथर डिप्राइव्ड देन द सिविल कोर्ट और स्पेशल जुरिडिक्शन विल फिक्स द रेम्यूनरेशन इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। कंपल्सरी लाइसेंस वो होता है जिसमें ओनर उसको खुद परमिशन दे देता है उसके वर्क को यूज़ करने के लिए, और उस पर्सन को ओनर को रॉयल्टी देनी पड़ती है, पर ओनर उसके वर्क को उस पर्सन को यूज़ करने से मना कर देता है, तो सिविल कोर्ट अपनी पावर यूज़ करके उस पर एक फिक्स रेम्यूनरेशन लगा देगी जो कि ओनर को मिलेगी। Difference between statutory and compulsory license and neighboring rights. The difference between the two is that in statutory license, the rights to use the work is directly given by statute, but on other hand, the compulsory license, the person has to pay the standard royalty to the author or to the collecting society representing him. If royalty is not given, then the person is not entitled to use the work of the author. अब हम देखेंगे इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, स्टैट्यूटरी लाइसेंस में और कंपलसरी लाइसेंस में। तो स्टैट्यूटरी लाइसेंस में स्टैट्यूट उसको डायरेक्टली वर्क ऑथर का वर्क यूज़ करने के लिए राइट्स दे देता है, और कंपलसरी लाइसेंस में पर्सन को ओनर के वर्क को यूज़ करने के लिए उसको स्टैंडर्ड रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। Neighboring rights. Neighboring rights covers three kinds of rights: rights of performing artists in their performance, rights of the producer of phonograms, and the right of broadcasting in radio and television, and the persons who assist the author to create the work, and those who convey the message of the author to the public at large, known as neighboring rights on copyright. नेबरिंग राइट्स में तीन तरीके के राइट्स होते हैं। एक तो वो जो आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं अपनी परफॉर्मेंस में, और दूसरे वो जो प्रोड्यूसर ने जो फोनोग्राम्स में काम किया है वो राइट्स, और लास्ट रेडियो और ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स। पर इसमें एक और चीज़ है कि अगर ऑथर को वर्क में किसी ने असिस्ट किया है उनके, या किसी ने कोई मैसेज कन्वे किया है उनको भी नेबरिंग राइट्स ही बोला जाएगा।
I hope you enjoyed watching my video. Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment and subscribe my channel.